आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं शायर और गीतकार अहमद वसी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिनका नाता विविध भारती की सेवा में बतौर उद्घोषक रहा, दूसरा जिनका नाता उर्दू साहित्य से और फिल्मी दुनिया में एक गीतकार के रूप में रहा, एक प्रतिष्ठित गीतकार के रूप में। आप हैं जनाब अहमद वसी साहब, उर्दू साहित्य और फिल्मी दुनिया का एक जाना माना नाम। तो वसी साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी। और यहाँ आके न जाने कितने चेहरे सामने मुस्कुराने लगे जी। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। न जानिए कितनी धूप छाँव मेरे साथ स्टूडियो में चली आई जी जी। और न जानिए कितनी तल्ख और शीरीं यानी खट्टे मीठे तजुर्बों की यादें जी मेरे साथ यहाँ आ गई जी, हैं। बिल्कुल। और यही कहना पड़ेगा कि यूं जागने लगे तेरी यादों के सिलसिले, क्या बात है। यूं जागने लगे तेरी यादों के सिलसिले, सूरज गली गली से निकलता दिखाई दे। वाह वाह। तो हर गली से अब सूरज निकल रहा है, हर चेहरा उजागर हो रहा है। जी न जाने कितने रोशन चेहरे मुस्कुरा रहे हैं मेरे सामने। कुछ फिक्रमंद हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ खिलखिला रहे हैं। और बहुत सी यादें, बहुत से प्रोग्राम जो मैंने किए, जी। जो उन्होंने किए, जिनके साथ किया, वो सब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। 1967 में आपने विविध भारती सेवा में बतौर उद्घोषक कदम रखा था। तो उस समय जब अमीन सयानी साहब और गोपाल शर्मा जैसे दिग्गज उद्घोषक विविध भारती की शान हुआ करते थे, उस दौरान आपने कदम रखा। तो क्या यादें हैं उस दौर की, और उस समय विविध भारती में किस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे, क्या माहौल हुआ करता था और किस तरह से उद्घोषणाएं हुआ करती थी, थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बहैसियत उद्घोषक यहाँ पहले अनाउंसर नहीं था। अच्छा। मैं यहाँ प्रोग्राम कंपेयर की हैसियत से जी। आया था। जी। मुलाजमत शुरू हुई थी मेरी, उसके बाद मैं अनाउंसर बना। हम्म, और वो दौर ऐसा था कि फिल्मी दुनिया के बाद जगमगाती हुई दुनिया अगर कोई थी तो रेडियो की दुनिया थी। जी। क्योंकि एंटरटेनमेंट का या तो साधन जो फिल्म था, जरिया था या फिर रेडियो रेडियो होता था। हर तरफ जिधर आप जाइए, होटलों में, बिल्डिंगों से इधर उधर विविध भारती सुनाई दे रहा है और दूसरे रेडियो स्टेशन, यानी वो रेडियो का ज़माना था। और विविध भारती के प्रोग्राम तो इतने मशहूर और इतने मकबूल होते थे कि फिल्म स्टारों के, चूँकि ये बम्बई नगरी है, यहीं विविध भारती का ऑफिस था, तो फिल्म वालों की तरफ से यानी सिफारिशें आती थी। अच्छा। उनके आदमी भेजे जाते थे। स्पेशल जयमाला प्रोग्राम जो बहुत मकबूल था उन दिनों जी। फौजी भाइयों के लिए, उसमें बुलाइए, या दूसरे ऐसे ही मेहमान के तौर पर बुलाइए। तो हर जगह विविध भारती सुना जाता था, घरों में, हर जगह, बिल्कुल। छोटे शहरों में, गाँवों में, देहातों में, हर जगह। और विविध भारती का खासकर रेडियो का अनाउंसर तो बिल्कुल हीरो होता था। जी, स्टार हुआ करता समाज था। में उसकी इज्जत वही होती थी। जी। और वो उन्हीं नजरों से देखा जाता था, जैसे दिलीप कुमार, देवानंद, अच्छा। शम्मी कपूर, राज कपूर, हम्म। वो भी उनके लिए वही था। क्योंकि वो उनको नहीं देख पाते थे, हमको देख के या रेडियो वालों को देख के। तो वो दौर ऐसा ही था। जी। और उस जमाने के जो प्रोग्राम्स होते थे वो इतने मेयारी हुआ करते थे। मैं सच कहता हूँ कि आज भी बहुत से टेक्निकली एडवांसमेंट हो गया है, बहुत कुछ आगे बढ़ गया है, लेकिन जो मेयार और जो खजाना अभी विविध भारती के पास है, जी। वो शायद ही किसी के पास हो। मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ कि, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो कि मैंने यहाँ काम भी किया है, कि जो खजाना यहाँ है वो अब शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। जी। इतने पुराने आर्टिस्टों की रिकॉर्डिंग, पुराने प्रोग्राम, वो सब इतने मकबूल रहे। तो मैं प्रोग्राम कंपेयर की हैसियत से आया, उसके बाद धीरे धीरे अनाउंसर बना और बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, रेडियो की हैसियत, अनाउंसर की हैसियत से भी। जी। और यहाँ के ज़िंदगी के तजुर्बे, क्योंकि जब आदमी नौकरी पे आता है तो अपने घर से ज़्यादा वहाँ मौजूद रहता है। जी। ज़्यादा वक्त जो इंसान का गुजरता है वो वहाँ गुजरता है। और ऐसे में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, बहुत सी बातों का मैं एतराफ़ करता चलूँ। मैं यहाँ कन्फेशन जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, जी। वो मान भी लूँ कि वही आज तक मेरा मिजाज, मेरी ज़िंदगी वही है कि हवा के रुख को कभी हम समझ नहीं पाए। हवा के रुख को कभी हम हवा समझ के नहीं रुख को पाए। कभी हम समझ नहीं पाए, जी। हमेशा नाव को उल्टी तरफ बहाते रहे। वाह। तो ऐसे ही नौकरी की मैंने। बहुत। तो उसका बड़ा ऐसा भी हुआ कि उसका
असर भी पड़ा जी बहुत सी बातों पर। और इसके अलावा एक और एतराफ़ भी करता चलूँ जी कि ये यहीं मुलाजमत के दौरान बम्बई में कि आस्तीनों में सिर्फ सांप नहीं, आस्तीनों में सिर्फ सांप नहीं, मैंने कुछ नागिनें भी पाली हैं। तो ये भी क्या हुआ है, बात है। सब होता रहा है। और जी, विविध ये भारती जिंदगी के कड़वे जी मीठे अनुभव हैं जी जो हम नौकरी के दौरान महसूस जी करते हैं जी जी और होता है। लगभग हर शख्स कहीं ना कहीं इस जी, दौर से गुजरता ही बिल्कुल। है। तो आप रेडियो की दुनिया में, विविध भारती की दुनिया में एक जाने माने हस्ताक्षर रहे और साथ ही आप उर्दू साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर हैं। जी हाँ, इसी बस दौरान आपने विभिन्न उर्दू पत्रिकाओं के लिए नज्म और गजलें लिखी। जी तो आपकी गजलों को कई प्रतिष्ठित गायकों की आवाज में रिकॉर्ड भी किया गया। जी तो इस बारे में भी पहले हम जानना चाहेंगे, उसके बाद हम आपके फिल्मी सफर की ओर चलेंगे। तो किस तरह से ये शुरुआत हुई? देखिए, ऐसा है कि मेरा ख़ानदान जो है उसमें ज़्यादातर या तो वकील हुए हैं या शायर हुए हैं। अच्छा जी, जी। तो मेरे वालिद खुद बहुत अच्छे शायर थे, हम्म लेकिन वो मजहबी शायरी करते थे। हम लोगों के यहाँ जो नातें कही जाती हैं, हम्म हमद होती है, जी या हम लोगों के यहाँ मुहर्रम मनाया जाता है, उसमें जो मरसिए, तो मेरे वालिद उसके बड़े मशहूर शायर वो माने गए और उनकी चीज़ें थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ, जिसे कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, तो अपने आप ही होने लगा और बचपन से लिखने लगा मैं। लेकिन मैं डरता ये था कि मैं रूमानी शायरी करता था और वो मजहबी शायरी करते थे। जी। हालांकि उनके बहुत कई शागिर्द थे उनके, जो उनको दिखाते थे, उनसे सलाह लेते थे और ठीक कराते थे अपना कलाम। लेकिन मैंने कभी ये जाहिर नहीं किया उनके सामने कि मैं शायरी करता हूँ, क्योंकि मैं डरता था कि मेरी चीज़ें अलग हैं, वो मजहबी आदमी है और उनका रंग अलग है। तो हुआ ये कि फिर मैं लखनऊ पढ़ने चला गया और वहाँ मुझे अदबी माहौल मिला, उर्दू का माहौल मिला, तो मैं लिखने लगा। लखनऊ रेडियो पे भी मैं लिखने लगा, ड्रामे लिखने लगा, वहाँ से प्रोग्राम होने लगे। और मेरी चीज़ें उस ज़माने में सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया। अच्छा जी, दिल्ली का एक बड़ा मशहूर पर्चा उर्दू का खिलौना, जो सुषमा जो लोग निकालते थे उनके इदारे से निकलता था, तो उसमें मेरी सबसे पहली नज़म छपी। और फिर ऐसा हो कि मैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान तक मेरी नज़में छपने लगी, मेरी गज़लें छपने लगी। फिर मैं जब यहाँ आया बम्बई, तो रेडियो से वाबस्ता हो गया। तो फिर ये हुआ कि सिलसिला चंवी एक रिकॉर्डिंग कंपनी हुआ करती, बड़ी मशहूर, जिसका बड़ा अच्छा हुआ करता था मोनोग्राम, कि वो कुत्ता बैठा है, एक बड़ा सा भोंपू है और वो सुन रहा है, तो वो बड़ी नामी चीज़ मानी जाती थी। तो वहीं से मेरी रिकॉर्डिंग हुई और वहाँ मेरी गज़लें नज़में रिकॉर्ड की गई। जी। भूपेंद्र जी की आवाज़ में, शैलन सिंह जी की आवाज़, राजकुमार रिजवी, सबसे पहला रिकॉर्ड जो हुआ राजकुमार रिजवी की आवाज़ में हुआ। अच्छा जी। और वो गज़ल थी, शाख से टूट के गिरने की सज़ा दो मुझको, अरे वाह। एक पत्ता ही तो हूँ क्यों ना हवा दो मुझको। तो बड़ी मकबूल हुई। राजकुमार रिजवी का भी पहला एल्बम था और वो पहली गज़ल उन्होंने। अच्छा, राजकुमार जी भी नए जी, नए आए जी, थे। जी। और उसके बाद शैलेंद्र सिंह, भूपेंद्र जी और नितिन मुकेश, हमारे एक दोस्त थे खालिद, उनकी गज़लें, प्रीति सागर। फिर वो सिलसिला चल निकला। तो मैं ये चाहूँगा कि प्रोग्राम की शुरुआत जी मेरी एक नज़म से आप कीजिए। बिल्कुल, वही मैं आपसे जानना चाहती जी। थी, क्यों ना शुरुआत में आपकी जी, एक गजल क्योंकि- या नज्म सुनी जाए। जी हाँ। ज़्यादातर प्रोग्राम में लोग पहली शुरुआत करते हैं गाने से। मैं चूँकि शायर पहले हूँ और गीतकार बाद में हूँ, जी। मैं यही मानता हूँ अपने को। तो मैं चाहूँगा कि मेरी लिखी हुई नज़म, जो महेंद्र कपूर की आवाज़ में रिकॉर्ड हुई है और जिसके मौसीकी तैयार की थी मुरली मनोहर स्वरूप साहब, उन्होंने तैयार की थी। नज्म के बोल क्या हैं? हमने ऐसे भी बसर कितनी ही रातें की हैं, जाग कर आपकी तस्वीर से बातें की हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शानदार, बहुत उम्दा नज्म आपकी है ये अहमद साहब। और वो दिन याद आ गए जब गजलें सुनना हमने जब शुरू किया, एक समझदारी की उम्र आई, उस वक्त लगता था कि ये कौन लिखा करते होंगे, किस तरह से इन्हें लिखा जाता होगा। आज आपको सामने देखकर लग रहा है कि किस तरह से नज़में और गजलें लिखी जाती होंगी। अरे देखिए साहब, वो तो ऐसा है कि मैं तो बस यही कहूँगा, मेरे जैसे लाखों शायर नज़में गज़लें कहते हैं, लेकिन मीरो गालिब बनकर कितने जिंदा रहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। यही है ना कि जिंदा रहे इंसान जी, का कुछ कलाम, जी। कुछ नाम, तब है, वरना क्या है। आपकी एक नज्म सुनने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 1973 की। जी कुछ याद आया आपको? जी जी बिल्कुल समझ गया इशारा आपका। क्योंकि जब फिल्म निर्देशक अली रजा की फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के लिए जाने माने संगीत निर्देशक ओपी नैयर साहब ने आपसे एक कैबरे गीत लिखवाया, आके दर्द जी, जी। जवा है। जी। तो ये गीत आपने लिखा है और ओपी नैयर साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? आप एक उर्दू के कवि, नज्म लिखने वाले, गजल लिखने वाले, किस तरह से आपकी उनसे मुलाकात हुई और ये कैबरे गीत उन्होंने आपसे कैसे लिखवाया? देखिए ऐसा है, चूँकि मैं भी रेडियो सुनता रहता था, जी। बाद में यहाँ आ गया और
फिल्में देखने का शौक सबको होता है, मुझे भी था। मेरा वतन सीतापुर यूपी है, लखनऊ से करीब है। तो मैं पढ़ रहा था लखनऊ में, तो वहाँ हम लोगों का एक ग्रुप था जो फिल्में देखने जाया करता था। हम लोग सब जाते थे। तो फिल्म नया दौर लगी। अच्छा, नया दौर एक ऐसी फिल्म थी कि जिसमें मेरे 3 चहेते थे। एक तो दिलीप कुमार, दूसरे साहिल लुधियानवी जी, उनके गीत थे जी, और तीसरे ओपी नैयर। क्या बात। मेरे 3 बड़े फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर रहे। एक नौशाद साहब, जी, चूँकि उनका वापसी उनकी लखनऊ से थी, तो हम लोग लखनऊ में रहे, उनकी चीज़ें सुनते रहे, उनके गाने, ये वो, उनकी फिल्में। और मदन मोहन गज़ल के बादशाह माने गए। अच्छा, वो भी लखनऊ रेडियो पर रह चुके। मदन मदन मोहन जी लखनऊ रेडियो पे थे वो। और बेगम अख्तर के यहाँ उनका बहुत आना जाना था अरे वाह। जी। तो मदन मोहन जी भी उनकी गज़लें सुनते थे बहुत। उसके बाद ओपी नैयर, क्योंकि वो एक अलग रंग था, एक जवानी, एक शौखी। तो पिक्चर हम लोगों ने जब देखी नया दौर, तो स्क्रीन पे नाम चल रहे थे दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, ये वो। और जब आया लिरिक्स बाय साहिल लुधियानवी, तो बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया कि एक रोज इसी तरह मेरा नाम स्क्रीन पे आएगा। क्या बात है जी जी। वो बिल्कुल एकदम से अचानक ही हुआ और फिसल गया मुंह से ये जुमला। जी, तो मेरे दोस्त, मेरे साथी जो थे, सब एक दूसरे को देखने लगे। और हम लोग बेतकल्लुफ दोस्त थे सब। तो अब मैं समझ गया कि आज मेरी खिंचाई होने वाली है। तो वही हुआ। पिक्चर देखने के बाद जब अपने अपने जगहों पर आए, तो कहने लगे अब आप बहुत उड़ने लगे हैं। जी, छपना अलग चीज़ है, फिल्मों के लिए लिखना एक अलग चीज़ है। तो मुझे भी पता नहीं, कुछ दिन अजीब सा कुछ नशा सा था या क्या था। तो मैंने भी कह दिया कि चलिए एक दिन फिल्मों में लिख के दिखा देंगे, और ज़्यादा अगर आप हो रहे हैं ओपी नैयर के साथ भी लिखेंगे। अब मैंने कह तो दिया, मगर न सेठा न सुतली, कोई काम हो तो कैसे। फिर ये हुआ कि कुछ हालात ऐसे बिगड़ गए घर के। मेरे वालिद एक स्टेट के मैनेजर थे। महमूदाबाद स्टेट आजकल बड़ी खबरों में भी है, वहाँ के मैनेजर थे वो। उनका इंतकाल हो गया और मैं घर में बड़ा था। मैंने वैसे LLB किया था, BLLB। एक वकील के साथ मैं बैठता भी था, जाता भी था कचहरी, मगर वहाँ की फ़िज़ा मुझे अच्छी नहीं लगती थी कभी। वो मेरे मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। वहाँ ये तिगड़मबाजी, हालांकि मेरे ख़ानदान में बहुत वकील हुए पहले, हो चुके थे, लेकिन मुझे कभी उधर रग़बत ही नहीं हुई। तो मुझे ये लगा कि मुझे बम्बई आना चाहिए। यहाँ मेरे चचा थे, मैं यहाँ चला आया। और मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, जो उर्दू के बहुत बड़ी हस्ती माने गए, बहुत बड़े क्रिटिक माने गए। और यहाँ के जितने ये तरक्की पसंद शायर थे, यहाँ के प्रोग्रेसिव, उस सब उनको बहुत मानते थे। अगर वो उनके लिए एक जुमला लिख देते थे तो बड़ी बात होती थी। और मैं उनका शागिर्द था बड़ा ख़ास। तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए थे। तो उनको पता चला, अखबार में पढ़ा उन्होंने कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा और पूछा तुम अब क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं बम्बई जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे 4 ख़त लिख के भेजे। अच्छा अली सरदार जाफरी साहब, बहुत बड़े उर्दू के शायर। जी, राजन सिंह बेदी साहब, बहुत बड़ा नाम उर्दू का और फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम। दिलीप कुमार की देवदास और ये सब फिल्में लिखने वाले, बिमल राय की फिल्में। और ज़ोया अंसारी साहब एक हुए क्रिटिक वो, और ख्वाजा अहमद अब्बास के अब्बास साहब। तो वो उनके सब दोस्तों में थे। उन्होंने 4 ख़त मुझे भेजे कि तुम इनसे मिलो। तो मैं इनसे मिला। तो अब्बास साहब ने मुझे कुछ लोगों के नाम ख़त लिख के दिए, जिसमें सरदार मलिक थे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, लक्ष्मीकांत उनके नाम। तो मैं मिला लोगों से, ये होता गया। तो सिलसिला यूँ हुआ कि मैं जब विविध भारती में आ गया, तो यहाँ मेरे एक सीनियर अनाउंसर थे शील वर्मा साहब जी, तो बेचारे मेरे पास बहुत आते थे, हम लोग बैठते थे, शील भाई उन्होंने कहा चलो तुमको ओपी नैयर से मिलाते हैं। अरे मैंने कहा चलो। अच्छा, हाँ, ये मेरे यहाँ ज्वाइन करने के 2 साल के बाद का वाक़या है। हाँ, 2 साल बीत गए। तो मैं गया, क्योंकि आशा जी उनको राखी बांधती थी और नैयर साहब उनको बहुत मानते थे, दोस्त की तरह थे। और आशा जी और नैयर साहब का जो एक आर्टिस्ट की हैसियत से भी और वैसे भी जज्बाती तौर पर लगाव था दोनों का। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ आशा जी भी और नैयर साहब। फिर ये होने लगा कि शाम का वक्त मेरा और नैयर साहब का और आशा जी का अक्सर साथ गुजरता था। अच्छा जी, हम लोग जी, टहलने निकलते थे। बात को। तो आशा जी कभी गाड़ी में बैठी रहती थी, नैयर साहब और हम लोग टहलने निकलते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे उनसे जिक्र कर दिया नैयर साहब से कि नया दौर फिल्म देखने के दौरान ऐसा ऐसा मैंने कह दिया। तो हंस पड़े बड़ी ज़ोर से, कहा लगा के, और चुप हो गए। उन्होंने चीज़ें मेरी पढ़ रखी थी, क्योंकि वो उर्दू के आदमी थे जी। उनके पास शमा और ये फिल्मी रिसाले ऐसे आते थे, तो मेरे नाम से वो वाकिफ़ थे, उन्होंने पढ़ा था मुझे। तो मैंने उनको चीज़ें अपनी दिखाई भी थी। तो एक दिन उनका फ़ोन आता है मुझे, क्या कर रहे हो। तो ये विविध भारती का CGO बिल्डिंग मेरिल लाइन्स में रहता था जी। और वो ए रोड पे उनका घर था, चर्च गेट पे। तो दिन का खाना नैयर साहब अपने घर पे खाते थे और रात का खाना किसी बड़े होटल में खाते थे। अच्छा ये उनकी लाइफ स्टाइल थी। जी, तो उन्होंने कहा मैं खाना खाने आ रहा हूँ घर पे, तुम आके मुझसे मिलो।
तो मैं नज़दीक था, ऑफिस में चला गया। तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैंने एक तस्वीर साइन की है। अब मैं तो पहले तस्वीर समझ नहीं पाया कि क्या, तो कहने लगे फिल्म मैंने एक साइन की है और तुमने जिक्र किया था कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने कहा जी हाँ। कहने मैं तुमको एक गाना ट्रायल के तौर पर देना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ तुम लिख सकते हो कि नहीं। और मैं तो उछल पड़ा, मैंने कहा यार ये तो खुदा पता नहीं क्या मेहरबान है इस वक्त मेरे ऊपर, क्या हो गया। उन्होंने उनका पियानो रखा हुआ था, हाँ। तो पियानो पे बैठ कर उन्होंने धुन सुनाई मुझे और कहने लगे कि ये कैबरे सॉन्ग है। उस जमाने में आइटम सॉन्ग कैबरे सॉन्ग कहलाता। हाँ। और कहने लगे कि इसमें खास बात ये रखनी तुमको कि मुखड़े में आ लफ्ज से शुरू होना चाहिए, यानी गीत जो है हाँ, आ से आ शुरू होना चाहिए। आ से शुरू। बहुत मुश्किल काम था जी, ये। ताकि ये फीमेल सॉन्ग है, आर्टिस्ट का मुंह खुले पूरा। अच्छा। हाँ जी। और आगे की धुन सुनाई गई ऐसे 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 ऐसे। तो मैं तो लगा कि जैसे आसमान में उड़ रहा। जी। तो आया और मैंने रात में 96 मुखड़े लिखे, 96। अच्छा। जी, रात भर मैं सोया नहीं। हाँ। मैं एक लॉज में रहता था, जी। तो वो वहाँ बाहर की लाइट आती थी, रात में सब सो जाते थे बत्ती बुझा के, तो मैंने खिड़की खोली और लाइट बाहर की जो रोशनी थी, उससे मैंने 96 96 मुखड़े, 96 हाँ मुखड़े। वो पेंसिल से लिख डाले। फिर सुबह उनको फेयर किया और जाके दूसरे दिन नैयर साहब को, मुझे मालूम था खाना, उनको फ़ोन किया मैंने। तो कहने लगी तो मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ। तुम अली रज़ा के पास जाओ, वो राइटर डायरेक्टर, वो वर्ली पे रहते थे, निम्मी, उनके निम्मी जी से उन्होंने शादी की थी। अच्छा। एक्ट्रेस निम्मी जी जो थी, उनके हस्बैंड थे वो। तो वहाँ गया मैं, फिर उन्होंने भी कहा कि भाई ये काम तो म्यूज़िक डायरेक्टर का है, मेरा है नहीं। और वो हंस के बोले ये तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो मैंने कहा मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। तो सीतापुर का नाम सुन के, क्योंकि मेरे चचा उनके साथ लखनऊ का एक शिया कॉलेज है, वहाँ वो पढ़े हुए थे, तो वहाँ मेरे चचा भी क्लास फेलो थे उनके। तो उन्होंने कहा कि वो पुराना सीतापुर जानते हो। मैंने कहा हाँ मैं पुराना सीता। तो कहले वो घराना जानते हो। मैंने कहा मैं उसी घर का चश्मचरा हूँ। क्या तो बात बैठो है। बैठो। पहले तो वो बाहर ही बात कर रहे थे, फिर आओ बैठो, बैठे, फिर चाय आई है वो। मैंने कहा साहब मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने एक मुखड़े टिक कर दिए। मैंने कहा एक जो आपको अच्छा, आपकी कहानी है, आप डायरेक्टर है इसके, आप ज़्यादा इन है इसमें। तो नैयर साहब ने फिर उसमें से आके दर्द जमा है हाँ। ये गाना रिकॉर्ड क्या किया बात। और इसी गाने से निम्मी जी ने क्लैप दिया, गाना आशा जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ जी। और इसी से फिल्म का मुहूर्त हुआ। जी, बिंदु जी पर फिल्माया गया था ये गीत, और बेहद शानदार जी गीत। हाँ, और आज भी ये गीत हमें तो आपके सामने बैठकर लग रहा है कि इस गीत को कितनी बार तो बजाया होगा मैंने खुद, हाँ, और हाँ, कितनी बहुत बार बजा साहब, आपका नाम बहुत बतौर बजा। गीतकार हमने लिया और है। एक चीज़ और बड़ी हुई थी उसमें ये कि ये फिल्म जब एंड होती है, जी। जब फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए, जब द एंड लिख के आता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक यही आके दर्द जमा बज रहा होता है। जी। जी। तो लोग जब बाहर निकलते हैं सिनेमा हॉल से तो लोगों के जहन में वो धुन होती है, जी। तो इसलिए और भी मशहूर है। जी, तो आपका पहला गीत ही जो है सुपर बस डुपर अब हिट हो गया गया। वो। तो एक बात हम जानना चाहते हैं कि आप उर्दू साहित्य के हस्ताक्षर, नज़्में लिखने वाले, गज़ल लिखने वाले, अचानक कैबरे गीत लिखने की तरफ कैसे मोल्ड हुए? मतलब ये लिखना कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए मैं एक बात मानता हूँ कि जो शायर है, लिखने की बात कर रहे हैं आप तो इसलिए पूछ, जो शायर है वो कुछ भी लिख सकता है। जी। मैंने भजन लिखे, हम्म। हीरा मोती के लिए मैंने जी। भजन, पहला भजन रिकॉर्ड हुआ मेरा। उसका जिक्र हम करने वाले हैं मैं- थोड़ी देर में। मैंने कव्वाली लिखी, हम्म। मैंने भांगड़ा लिखा, मैंने बर्थडे सॉन्ग लिखा, मैंने क्लाइमैक्स सॉन्ग लिखा। तो जो शायर है वो कुछ भी लिखेगा। बाहर मैंने कितना, फिल्मों के अलावा मैंने बहुत लिखा कुछ। किसी ने कोई फरमाइश की कुछ शेरा लिख दो, अपने नाम से नहीं एक दूसरे को दे दिया कि तुम पढ़ देना। कितना ऐसा कलाम है इधर उधर, किसी के रुखसती है बाबुल, इस तरह की, किसी के घर कोई ऐसा सालिहा हो गया, कोई शादी की है, कोई किसी। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप में पोटेंशियलिटी है, जिसे उर्दू में कहते हैं, अगर आप में तख्लीक है, करने की मादा आप है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जी। आपका डिवोशन जो है, आपका लगाव, वो अगर उस चीज़ से है तो आप लिख सकते हो। तो वसी साहब, मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, तो जरूर आप यही गीत सुनना पसंद करेंगे इस वक्त, या कुछ और? आशा जी की ही आवाज में ये बिल्कुल, गीत? अरे वो तो बिल्कुल यकीनन फिल्म प्राण जाए पर वचन न सब जाए, सुनना चाहेंगे यही। है ना? जी, जी, बिल्कुल। तो चलिए आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत बिल्कुल जो हर किसी की जुबान पर है। जी जी 1979 में फिल्म हीरा मोती के लिए भी आपने गीत लिखे थे, तो इस फिल्म के लिए गीत लिखने से कोई जुड़ी यादें आपके देखिए, ज़हन में? पहले तो मैं ये कह दूं कि ओपी नैयर जब मुझे याद आते हैं जी। तो मेरी आवाज़ भर आ जाती है, मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। हम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी यादें वाबस्ता हैं उनके साथ। और उन्होंने किसी का कोई, जिसे कहते हैं ना गॉडफादर होता है, वो बिल्कुल मेरे लिए उसी तरह थे। जी। मेरे बड़े भाई थे वो। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की जो ऊंच नीच मुझे समझाई। उन्होंने कहा देखो, फिल्मी दुनिया में तुम आ रहे हो,
लेकिन एक बात याद रखना, ये अंधेरी नगरी है, यहाँ फिल्म अंधेरे में बनती है, अंधेरे में दिखाई जाती है। वाह, क्या बात जी, बहुत गहरी बात बहुत कही। गहरी बात, क्योंकि बहुत उनको गहरी। वो तजुर्बा था, उन्होंने फिल्मी दुनिया की ऊंच नीच देखी थी। और मैं तो बस याद करता हूँ कि तो वही मुझे याद आता है कि मैं जानता हूँ कि तुझसा नहीं कोई फिर भी, मैं जानता हूँ कि तुझसा नहीं कोई फिर भी, ये चाहता हूँ कि तुझसा कोई मिले मुझको। वाह, क्या बात है, क्या बात है मगर अब वो आने वाले नहीं। जी। उनसे जुड़ी यादें हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत- ओपी नैयर साहब के साथ जब आपने काम शुरू किया, जी। किस तरह का तरीका था उनका काम देखिए, करने वो का? बड़े फाका मस्त इंसान थे। बज़ाहिर उनकी जो इमेज बाहर बनी है वो उसी तरह की जिन लोगों ने उनको बाहर से देखा है, जो उनके करीब रहे हैं। मैं जी। बहुत करीब रहा हूँ उनके। जी। मैं जानता हूँ, एक बार मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूँ। हम दोनों टहल रहे थे मैरिन ड्राइव पे, एक फ़कीर आया हम्म। और मांगने लगा उनसे। तो उन्होंने कहा, बेटा जेब में हाथ डाल दे और जितना छुट्टा है सब तेरा है, जितनी रेसकारी है सब तेरी। वो ऐसे थे, बहुत बड़ी बात जी। बहुत दिलदार आदमी थे वो। और मैंने जैसा कहा कि वो देखने में, वो अपना काम जो करते थे बाहर की दुनिया में, तिजारत की दुनिया में, फिल्मी नगरी में, वो अपने उसूलों से हट के काम नहीं करते थे। जी। वो अपने कीमत कभी कम नहीं की उन्होंने ज़िंदगी में। 2 फिल्में मैं आपको याद दिलाता हूँ जो उन्होंने छोड़ दी कीमत की वजह से। एक फिल्म नमक हलाल। नमक हलाल। जी, सिर्फ ऐसा हुआ कि उन्होंने जो अपना उनसे तय हो गया, उनके जो प्रोड्यूसर थे, उनकी मीटिंग ताजमहल होटल। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम क्या कर रहे हो लंच टाइम का था। तो कहले मेरे पास, मेरे घर आ जाओ। तो कहले मैं एक तस्वीर साइन करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, ये नहीं बताई कौन सी, और इसमें सिर्फ तुम्हारे 2 गाने होंगे क्योंकि उनका राइटर है इसमें। तो मैंने कहा ठीक है। कुछ देर के बाद, वही 1.5 घंटे के बाद वो आते हैं तो बहुत झल्लाए हुए और बड़े गुस्से में। तो भाभी ने उनसे पूछा क्या हुआ। कहने मैंने फिल्म छोड़ दी। तो कहले क्यों। कहने लगे कि मैंने अपनी कीमत मांगी प्रोड्यूसर से। तो उसने कहा, नैयर साहब मैं आपको अमिताभ बच्चन की पिक्चर दे रहा हूँ। तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा स्टार कास्ट की मैंने कभी परवाह नहीं की, मेरा काम चलता है, मेरा काम बोलता है, मेरे गाने सुनने लोग थिएटर में आते हैं जी। मैं नहीं करूँगा फिर। बहुत बहुत हिम्मत की बात है जी, जिस साहस के साथ जी। उन्होंने अपनी दूसरी बात फिल्म रखी। दास्तान, दिलीप कुमार, अरे वाह। शर्मिला टैगोर, बी आर चोपड़ा साहब, वही नया दौर। उनका फ़ोन आता है कि मैं चाहता हूँ नया दौर की टीम रिपीट हो। मैंने दिलीप कुमार को साइन कर लिया है, हीरोइन बदल गई है। वो होता ये था कि नैयर साहब बहुत से गाने धुन पे लिखवाते थे। मैंने भी पहले धुन लिखा। हाँ, बनाते हाँ, थे हाँ, और फिर हाँ, अच्छा हाँ, हाँ, वो मैं भी आपसे शायर जानना से, चाहती थी हाँ, कि आपने जब ये हाँ, गीत लिखा हाँ, था मैंने लिखे, तो मैंने पहले लिखे। धुन बनी हाँ, और आपने उस हाँ, पर हाँ, अपनी मैं वो बताऊंगा आपको। हाँ। और मैं ये पहले दास्तान की बात बता दूं। और साहिर साहब जो थे वो चाहते थे मेरी लिखी हुई चीज़ की धुन बने। मेरे मुखड़े पर धुन बने। मेरे लिखे लिखे गाना, मुखड़े मैं पर, गाना जो लिखूं गाना तब धुन मैंने आएगा। लिखा है। और यहाँ नैयर साहब ऐसा करते, वो धुनें भी बनाते थे लिखे हुए के। मेरे इसमें 2-3 गाने ऐसे हैं कि जिनके नैयर साहब ने धुन बनाई, लिखे हुए थे पहले, और मैंने धुन पे लिखा। उसमें भी हाँ, हाँ। हीरा मोती के 6 गाने हैं, तो सब एक तरह से नहीं हुए कि हाँ, सब अलग-अलग सिर्फ धुन पे। तरीके से हाँ, compose अलग अलग। हुए। तो वहाँ पर साहिर साहब से उनके हाथ मिलवाया गया या जो भी हो। लेकिन जब चोपड़ा साहब ने कीमत की बात की तो नैयर साहब ने कीमत पे कहा मैं नहीं करूँगा। 2 बड़ी फिल्में जी और 2 बड़े आर्टिस्टों की, जी जी। तो कीमत। तो नैयर साहब ऐसे आदमी थे, लेकिन वो अंदर से बहुत ही फ़कीर फकीराना किस्म की थी। किस्म के थे, फाका मस्त जिसे कहते हैं। वही कि उनको देख के यही मैं करीब रहा हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कोई तो बात है हम फाका मस्त लोगों में, किसी पे यूं ही ज़माना नज़र नहीं रखता। सही बात है। तो वो नज़र में रहे लोगों के, बिल्कुल, इसीलिए, बिल्कुल क्योंकि फाका मस्त थे। फाका मस्त थे। तो इसीलिए ओपी नैयर कहानियाँ बनी उनके नाम की। और बहुत बड़ी बात होती है वसी जी। साहब की फिल्मी दुनिया में रहकर आप फाका मस्त हैं। जी, जिस जी। दुनिया में सिर्फ लेकिन वो बाहर से ऐसे नहीं थे। हाँ। लोगों को लगता था कि बहुत कड़क आदमी, और कड़क आदमी। उनकी स्टाइल थी, उस आदमी का जीने का अपना अंदाज था। सख्त। वो आदमी जो था वो कहलाता था प्रिंस अमंग म्यूजिक डायरेक्टर्स। जी। तो वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। तो आपने उनके साथ जब काम किया, इतने साल आप रहे और लगभग उनके डायरेक्शन में, उनके संगीत निर्देशन में आपने कई गीतों की रचना की जी, है। जी। ये देखिए, अनुभव आपके लिए आज भी भुलाए नहीं भूलता है। ऐसा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये भी मैंने धुन पे लिखा। जी। अच्छा, पहले उन्होंने धुन बनाई हाँ, वो थी। मैंने बताया ना आपको कि उन्होंने जी। धुन सुनाई मुझे पियानो। उसके बाद हीरा मोती में मैंने धुन पे भी लिखा, अच्छा। और मेरे लिखे हुए की धुनें उन्होंने भी बनाई। ऐसा भी हो। उसमें एक गाना है कि 100 साल जियो तुम जान मेरी, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, या हो तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नज़र से, देखो मेरी जो खुद को कभी मेरी नज़र से। तो ये मेरे लिखे हुए थे, ये उन्होंने धुन बना ली। अच्छा जी। और उसका भजन
हाँ, सबसे बड़ी बात हम हाँ। ये जानना चाहते थे कि आपने सबसे पहले भजन लिखा। असल में ऐसा आपको हुआ। उसके लिए कहा गया कि जी। भजन लिखा जाएगा हाँ। हीरा मोती हाँ, फिल्म के उसमें ये वो जो गाना मैंने बताया ना अभी को, तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नज़र से, लिए। ये गाना उन्होंने पहले लिया था हीरा मोती के लिए। मैं गाना नहीं लिख रहा था पूरे, हाँ। ये गाना मैं ये लिया उन्होंने, और एक गाना और कहा था तुमसे लिखवाऊंगा। तो 2 गानों की बात हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ था, मैं नैयर साहब के पास बैठा था, हाँ। तो वो उनके जो डायरेक्टर थे चांद, जो शेख मुख्तार के असिस्टेंट रहे किसी ज़माने में, तो वो डायरेक्टर चांद हीरा मोती डायरेक्टर रहे थे। उनका फ़ोन आया कि नैयर साहब इसमें एक सिचुएशन निकली है, एक भजन है, लेकिन उसकी सिचुएशन ये है कि हीरा मोती दोनों बचपन में बिछड़ जाते हैं और दोनों गैंगस्टर बन जाते हैं। दोनों का गैंग अलग है, ये दोनों नहीं जानते कि भाई हैं दोनों आपस में। और उनका श्री कृष्ण जी की वो है जन्माष्टमी, तो मुकुट चुराने दोनों आते हैं, तो वहाँ पे भजन चाहिए। तो एक दूसरे पे छीटा कशी कर रहे हैं और भजन का उसमें रूह होनी चाहिए। तो मैं ऐसे बैठा सुन रहा था, सब वो ऐसे जोर जोर से बोल रहे थे कि इस पे को सुनाई दे रहा। तो ऐसे मैंने कहा आप मुझे एक दूसरा और गाने देने वाले हैं, मैं भजन लिखूं? तो कहले तुम भजन लिखोगे मियाँ भाई? वो ऐसे ही हम लोगों की बेतकल्लुफी थी। जी। तो मैंने कहा क्यों? शकील साहब ने भजन लिखा, साहिर ने भजन लिखा, राजा मेहदी अली खान ने भजन लिखा, जानिसार अख्तर ने भजन लिखा। मैंने वही कहा, मैंने कहा अगर शायर है आदमी तो कुछ भी लिख सकता है। हाँ। जिस रूह के साथ, स्पिरिट के साथ मैं नात और हमद लिख सकता हूँ, उसी स्पिरिट के साथ मैं भजन भी लिख सकता हूँ। तो कहना यही लिखो। तो उन्होंने सिचुएशन और मुझे फैला के दिखाई, बता दी पूरी, ये ऐसा 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 है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कलम कागज़ उठाया और कुछ अल्फाज जोड़े और मैंने कहा कि कल सुनो। मैंने सुनाया तो कल मैं सिचुएशन है, मैं ज़रा उससे पूछ लूँ चांद से। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने चांद को फ़ोन किया, वो सुनाया, भजन सुनाया। हाँ भजन सुनाया। तो कहले इसका जवाब भी लिखो, वो भी मैंने लिखा। हाँ। 2 अलग अलग, यानी एक तरफ हीरा गाते हैं और एक तरफ मोती गाते हैं, तो वो सवाल जवाब जो जिस तरह से तो उस भजन में था तो हो गया। हाँ। उन्होंने उनको सुनाया तो चांद उधर से बोले कि यही तो चाहिए था। क्या बात है। देखिए वो आदमी ऐसा था जो जबान दे दे जी। उससे हटता नहीं था। वो भी नैयर फिल्में छोड़ दी उन्होंने अपनी बात के ऊपर। उन्होंने कहा अब यही लिखेंगे पूरी पिक्चर, मैं इन्हीं से लिखवाऊंगा। तो हीरा मोती फिल्म के सभी गीत आप ही के द्वारा लिखे गए थे। इसमें आपने कव्वाली भी लिखी है और इसमें आपने भांगड़ा भी लिखा है। हाँ, तो ये सिचुएशंस भी आपको बताई जाती है। सिचुएशन तो हम लोग फिर सुनते हैं कहानी, हाँ, तो उसमें सिचुएशन बताई जाती है, उसका गाने का मूड क्या होगा, कैसे उसमें कलर और दिए जा सकते हैं। हाँ। वो सब हम लोग डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक राइटर बैठकर लिखते हैं। तो आपने जब लिखा तो इस पर धुन पहले तैयार की गई नहीं, थी या मैंने लिखा। आपने लिखा? मैंने लिखा, नैयर साहब ने धुन बनाई इसकी, और मोहम्मद रफ़ी साहब और मन्ना डे कोरस उन्होंने गाना। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैंने एक चीज़ और की, जाहिर है कि मैं यूपी का आदमी हूँ और हिंदी पढ़ी थी मैंने इसमें सूरदास जी की जो उन्होंने उसमें दिखाया है ना, माखन चोर, उसका फ़ायदा उठाया है। आप भजन सुन के आपने बोल सुने होंगे, उसका मैंने फ़ायदा उठाया है, माखन चोर। जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर भजन था और ये काफी पॉपुलर भी हुआ है। ये भजन बहुत पॉपुलर हुआ है। यहाँ से भी बजता रहता है कभी कभी। जी हाँ, बिल्कुल बजता है। तो अहमद साहब, चूंकि आपने कहा कि आपने ओपी नैयर साहब के साथ काम किया और आज तक आप उन्हें भुला नहीं पाए हैं, अभी भी उनके बारे में बात करते समय आपका गला भर आया था। इसके अलावा आपने खय्याम साहब के साथ काम किया है, आपने सी अर्जुन के साथ काम किया है ना? तो इनका जिक्र भी हम आगे करते रहेंगे आपसे और पूछते रहेंगे इनके बारे में। हम जानना चाहते हैं कि जब हीरा मोती के गीत आप लिख चुके थे तो उसके बाद आप शायद महान संगीत निर्देशक खय्याम साहब से मिले और उन्होंने आपको अपनी फिल्म एक ही मंजिल के लिए गीत लिखने को कहा था। तो ये गीत किस तरह से लिखा गया और इस फिल्म के कितने गीत आपने लिखे और खय्याम साहब के साथ काम करने का अनुभव कैसा था आपका? देखिए, मेरे साथ बड़ा अजीब सा ये खेल रहा कि मुझे ऐसे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर मिले जिनका मिजाज बिल्कुल अलग अलग था। यानी ओपी नैयर साहब बिल्कुल अलग मिजाज के थे। ओपी नैयर का जो म्यूजिक होता था वो जवानी लिए हुए जी उसमें शोखी है, बागपन है, वो पंजाब की लहरें हैं सब उसमें। और खय्याम साहब का जो था एक शायराना मिजाज था और उनका ठहराव के साथ बहुत ही। वो नैयर साहब क्या है, धुन सुना देते थे, खय्याम साहब कभी धुन सुनाते नहीं थे। अच्छा, कभी नहीं बताया कि क्या धुन है, लेकिन वो क्या होता था, कोई शेर, कोई एक मिसरा जिसे लोग एक लाइन कहते हैं ना, एक मिसरा सुना देते थे कि इस बहर में लिख के लाइए और ये इस तरह का गाना होना चाहिए। और मेरा ये था कि उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनका अलग हाल है, उनका मिजाज अलग है, उनका संगीत अलग है। अच्छा, नैयर साहब की एक और खूबी थी, मैंने देखा जो उनकी शख्सियत थी, ये मैंने किसी में नहीं देखा। जो उनकी शख्सियत थी वही उनका आर्ट था। नैयर साहब की ये खूबी थी
बहुत कम होता कि आर्टिस्ट बिल्कुल, यानी वो संगीतकार है तो पूरा संगीतकार ही है वो। उसका रहना सहना, जीना, बोलना, बात करना, मिजाज, अंदाज़े गुफ्तगू, सब वही था उनका। वो तेवर थे, वही पंजाबी अंदाज उनका। और वो ये कहते थे कि मुझे खड़े खड़े अल्फाज दो, मुझे पढ़े अल्फाज नहीं चाहिए। जी। ओपी नैयर के म्यूजिक का सबसे बड़ा बोलों की जो खूबी होती थी कि थ्रो ऐसा होता था बिल्कुल। कि जैसे तारीफ लफ्ज है, मगर वो तारीफ यूं नहीं कर, तारीफ, तारीफ करूं ये जो थ्रो आता था, हाँ। जो वजन आता था लफ्जों का, उस पे वो बहुत ज्यादा। और उनके गीतों में जो घोड़ों की टाप थी जी, वो तो म्यूजिक की बात है। हाँ, मैं मतलब लफ्जों की बात उनके कर रहा हूँ। म्यूजिक हाँ, में भी मतलब वो एक हाँ, खूबी थी लफ्जों की जो बात, उनको अलग हाँ, बनाती थी कि और वो संगीतकारों अल्फाज जो से। है हाँ। तो बहुत चूजी था लफ्जों के मामले में। वो लिख के लाइए, वो कहते नहीं नहीं ये नहीं, ये फिर से लिख के लाइए, ऐसा भी होता था। और ये अल्फाज कभी कभी खुद बता देते थे, ये अल्फाज इस्तेमाल करो, तो ये भी होता था। और खयाम साहब ये था कि कुछ बताते नहीं थे, सिर्फ ये कह देते थे कि ये मिसरा है, इस पे लिख के लाइए, ये बहर होनी चाहिए, ये सिचुएशन है। तो उन्होंने एक ही मंजिल फिल्म जो थी उसका टाइटल सॉन्ग मुझे लिखने को दिया था। तो खयाम साहब से आपकी मुलाकात हुई कैसे, ये तो बताइए पहले। नहीं, मुलाकात तो ऐसा है कि यहाँ जब विविध भारती पे आ गए हाँ। तो यहाँ तो दरवाजे खुल जाते हैं सबके जी। लिए, आप कहीं भी जाइए, हाँ। आप रेडियो के आदमी हैं, आपको तो सब जानते आपकी हैं। मेजबानी के लिए सब खड़े दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। रेडियो एक ऐसी जगह है जी। आज भी जो मेयार रेडियो का है, वो किसी चैनल के, किसी को नहीं कर रहा हूँ, किसी की हाँ, हाँ। बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को कमतर समझता हूँ, लेकिन जो रेडियो की अहमियत आज भी है, क्योंकि ग्रेड ये रेडियो से मालूम होता है कि इस ग्रेड का कौन आर्टिस्ट है, ये आज भी रेडियो से बिल्कुल, पूछा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो खयाम साहब से यूँ भी मुलाकात थी पहले से मेरी, क्योंकि वो मुशायरों शहरों में भी जाते थे, अदबी आदमी थे उर्दू के महफिलों में, तो उनसे मुलाकात थी मेरे। और उनका एक बहुत खामोश रहते थे, ज़्यादा वो नहीं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि वो एक चीज़ समझा देते थे। और उन्होंने एक तरह से जब उन करीब आया तो जैसे उन्होंने ये कह दिया कि समझ के सोच के दुनिया के सामने जाना, समझ के सोच के दुनिया के सामने जाना, ये इतनी झुकती नहीं जितनी कि झुकाती है। क्या बात है, बहुत खूब, बिल्कुल सच कहा। मैं अपने अशार आपको सुना रहा हूँ। जी, जी। सारा मैं जो उनका मर्म ये था, हाँ, वो ये जी जीवन हाँ, को इस ढंग से ये मेरा ही शेर है, लेकिन मैं आज मैंने सोचा अपने ही शेर अपने ही गीत उसी से बात बिल्कुल, करूं। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि हस्ती थी उनकी शख्सियत यूँ थी, यूँ समझाते थे। तो उनका मिजाज शायराना था जी। और वो इतना इंस्पायर करते थे कि अंदर का रेशम जो है कहते हैं ना, वो निकाल लेते थे, द बेस्ट जो है वो लिखवा निकाल लेते लेते थे वो। और आप देखिए जो चीज़ें मैंने उनके साथ लिखी हैं, बहुत सुंदर। बहुत शायराना किस्म की तो हैं। एक ही मंजिल फिल्म के नहीं, एक ही मंजिल फिल्म तो रिलीज ही नहीं हुई है, हाँ, ना उसका गाना लेकिन आया, गीत तो आपने लिखे ही थे। गीत हाँ। एक गीत है मेरा, एक टाइटल गीत है। सॉन्ग से मेरा है, बाकी और लोग और शायर है उसमें। तो उनका दूसरा कोई और गाना सुना दीजिए। फिल्म यात्रा द जर्नी, उसके म्यूजिक उनका है और गाने उसमें 2 गाने मेरे हैं। हाँ। तो उसमें एक अलका याग्निक और उदित नारायण का जी, गाया हुआ है, बहुत सुंदर है। 2 गाना है। हाँ, बहुत उम्दा गीत, बहुत ही खूबसूरत जी, गीत है। ये दो- और गीत को सुनने के बाद मन और भी प्रफुल्लित हो गया है। इतनी खूबसूरती से आपने इस गीत को लिखा है नहीं, वो और बड़ा अच्छा गाया भी है, बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर गाया है उदित नारायण साहब बड़ी- ने और अलका याग्निक ने। बड़ी नगमगी है इसमें। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। नगमा है ये। तो आपने कहा कि खयाम साहब के साथ आपके अनुभव बहुत खूबसूरत रहे हैं, बहुत अच्छे पल आपने बिताए हैं। आपने उनके साथ काफी काम किया है। जी, जी। आशा और खयाम, ये कार्यक्रम भी आपने किया है, ये एक एल्बम ये एल्बम था। निकला है, तो ये कार्यक्रम भी काफी सफल रहा। जी, जी, जी। और आशा और खयाम नाम से जो एल्बम निकला है उसमें जो गजलें हैं वो इतनी रूहानी और उम्दा गजलें हैं कि जिनके बारे में आप ही बता पाएंगे कि वो किस तरह से लिखी गई और किस तरह से असल में उनको बनाया गया। ऐसा हुआ कि वो कंपनी जो है, जिस कंपनी ने आशा और खयाम रिलीज, तो उसमें ये हुआ कि खयाम साहब का ये इंतखाब था कि उन्होंने 4 शायरों को सिर्फ उसमें शामिल किया। अच्छा। हाँ, सिर्फ 4 शायर हैं उसमें। जी। और मैं हूँ, मेरी 2 गज़लें हैं, नक्श लालपुरी साहब, नक्श साहब हैं, इनकी 2, बिल्कुल। हसन कमाल साहब, मेरे सब दोस्त हैं ये, निदा फाजली साहब, तो इनकी 2 सबकी गज़लें हैं। तो मेरा एक बड़ा मशहूर शेर है जो उर्दू दुनिया में कहीं कोई प्रोग्राम होता है, मुशायरा होता है कहीं भी, कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो ये शेर इतना मशहूर है जी। कि कहीं भी यहाँ से लेके सारी दुनिया में, कनाडा में और अमेरिका में और दुबई में और कतर में, कहीं भी मुशायरा, तो ये शेर ज़रूर पढ़ा जाता है, जी। इतना मशहूर है। तो खयाम साहब को भी ये था, तो उन्होंने कहा कि आप इसी पे लिख के लाइए ये गज़ल। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि पूरी गज़ल तो मेरी है ही है। हाँ, हाँ। कहले नहीं नहीं, रोमानी गज़ल लाइए, ये तो है अच्छी है गज़ल,
मतला तो बहुत ही मशहूर है इसका, लेकिन आप यही रखिए, रदीफ काफिया यही रखिए और दूसरी गज़ल लिख के लाइए। तो मैंने फिर उसको थोड़ा बदल दिया उनके हिसाब से, और जाने क्या हाल हो इस दिल का अगर तू आए, न तो जज्बात पे न खुद पे काबू आए, वाह, बहुत यूँ खूब। कर दिया उसको। जी जी। तो इस तरह वो गज़ल वजूद में आई और आशा जी की आवाज़ में आशा और ख़याम का हिस्सा बन गई। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायर और गीतकार अहमद वसी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। ये बातचीत यहाँ खत्म नहीं हुई, इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले सप्ताह। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।